कहानी की शुरुआत उस समय होती है जब रॉयस, एक बेहोश आदमी, तेजी से आसमान से नीचे गिर रहा होता है। जमीन से टकराने से ठीक पहले वह होश में आता है और पैराशूट खोलकर पेड़ों से टकराता हुआ नीचे गिरता है। होश में आने के बाद वह खुद को एक घने अनजान जंगल में पाता है, लेकिन अच्छी बात यह है कि उसके पास हथियार हैं। इसी बीच एक और शख्स, कुचीलो, भी उसी तरह गिरता है और उठते ही रॉयस पर बंदूक तान देता है। रॉयस उसे हथियार नीचे करने को कहता है। तभी एक तीसरा आदमी उनके बीच आकर गिरता है, जिसका पैराशूट न खुलने की वजह से तुरंत मर जाता है। इसके तुरंत बाद कहीं से मशीन गन की अंधाधुंध फायरिंग शुरू हो जाती है। ये फायरिंग निकोलाई कर रहा था, एक रूसी सिपाही जिसके पास पुराने उपकरण और एक ताकतवर मशीन गन थी। फायरिंग के बीच रॉयस और कुचीलो पेड़ों के पीछे पनाह लेते हैं। रॉयस तुरंत पीछे से जाता है और निकोलाई के कान पर बंदूक रखकर कहता है, हम पर गोलियां चलाना बंद करो, हम दुश्मन नहीं हैं। फिर वह शख्स अपना परिचय करवाता है। रॉयस उससे पूछता है कि तुम्हें आखिरी कौन सी बात याद है, तुम यहाँ कैसे पहुंचे। निकोलाई बताता है कि मैं जंग के मैदान में था, वहां मुझे अचानक तेज रोशनी दिखी और मैं बेहोश हो गया, और जब आंख खुली तो मैं आसमान से नीचे गिर रहा था। कुचीलो बताता है कि मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ, मैं अमेरिका में था। तभी रॉयस देखता है कि एक स्नाइपर लड़की उन पर गन ताने खड़ी है। दरअसल यह इजाबेल है, जो एक इजरायली शूटर है और इसे भी प्लेन से इसी जंगल में फेंका गया है। इजाबेल बताती है कि मैंने कुछ और पैराशूट्स को नीचे गिरते देखा है, जिसके बाद ये चारों लोग पता लगाने के लिए उस तरफ जाते हैं। तभी यहाँ एक और शख्स की एंट्री होती है, जिसका नाम हॉन्जो है, और वह दबे पांव उनका पीछा करता है। आगे बढ़ते हुए इन्हें दो और अनपेक्षित लोग मिलते हैं। दोनों आपस में लड़ रहे थे, मगर ग्रुप को देखकर तुरंत रुक जाते हैं। पहला है स्टेनसेक गोरा, खतरनाक कैदी जो जेल से फरार हुआ था। दूसरा है मुम्बासा, एक काला चालाक स्मगलर जिसकी आंखों में होशियारी साफ झलकती थी, और वह दोनों भी इनके साथ हो लेते हैं। कुछ दूर आगे बढ़कर वह एक और शख्स को देखते हैं जिसका पैराशूट पेड़ में फंसा हुआ था। रॉयस तुरंत रस्सी पर गोली चलाकर उसे नीचे गिराता है। उसे नीचे उतारने के बाद वह अपना नाम एडविन बताता है और कहता है, मैं एक डॉक्टर हूँ, अपने क्लिनिक जा रहा था, लेकिन मैं यहाँ कैसे पहुंचा मुझे कुछ याद नहीं। ये एडविन वही किरदार है जिसे हम स्पाइडरमैन 3 में, वेनम और इंटरस्टेलर में हीरो के तौर पर देख चुके हैं, लेकिन इस फिल्म में वह कुछ बड़ा गड़बड़ करने वाला है। आगे बढ़ते हुए इन्हें हॉन्जो दिखाई देता है, जो कि एक अजीब सी चीज के सामने खड़ा था। वह चीज किसी प्राचीन यादगार या मोनोलिथ जैसी लग रही थी। रॉयस करीब जाकर देखता है तो उसके आसपास बेहिसाब हड्डियां बिखरी होती हैं, इंसानों की, जानवरों की, और कुछ ऐसी हड्डियां भी जो बिल्कुल अनजान थीं। ये मंजर देखकर सब लोग अपने अपने अंदाजे लगाने लगते हैं कि आखिर इन्हें यहाँ क्यों लाया गया है, जबकि सच्चाई ये है कि इनमें से कोई भी एक दूसरे को नहीं जानता। इसी पर रॉयस सबको चुप करके मजबूत लहजे में कहता है, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमें यहाँ क्यों लाया गया, असल बात यह है कि हमें जितनी जल्दी हो सके यहाँ से निकलना है। फिर रॉयस सबकी तरफ देखकर कहता है कि अगर वह इस जंगल से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढना चाहते हैं तो उन्हें किसी ऊंची जगह पर जाना होगा, ताकि पूरे इलाके का बेहतर ढंग से जायजा लिया जा सके। जिसके बाद ये सभी 8 लोग किसी सुरक्षित जगह की तलाश में आगे बढ़ते हैं। तभी निकोलाई एक खास किस्म का पौधा देखता है। वह उसे छूने ही वाला था कि तभी डॉक्टर एडविन उसे रोक लेते हैं, क्योंकि यह पौधा बहुत जहरीला था, जिसकी एक खरोंच किसी भी आदमी को अपाहिज बना सकती है। डॉक्टर एडविन अपनी जेब से एक चाकू निकालकर उस पौधे का जहर लगा लेते हैं। अब कई घंटों तक चलने के बाद ये लोग एक ऊंची चट्टान पर पहुंच जाते हैं। तभी इजाबेल यहाँ कुछ देर रुककर आराम करने के लिए कहती है। अब वह डायरेक्शन का पता लगाने के लिए एक पते का कंपास बनाती है, लेकिन वह बिना रुके गोल गोल घूमने लगता है। तभी रॉयस कहता है कि यहाँ कुछ और भी गड़बड़ है, क्योंकि जब से हम यहाँ आए हैं सूरज वहीं का वहीं है। मुझे लगता है कि हम किसी बड़ी मुसीबत में फंस चुके हैं, और जिसने भी हमें यहाँ भेजा है उसने हमें सोच समझकर चुना है, क्योंकि हम सब खतरनाक फाइटर्स हैं, सिवाय उस डॉक्टर के। अब आराम करने के बाद एक बार फिर सभी लोग जंगल की तरफ जाने लगते हैं। तब इन्हें कपड़े से ढका हुआ एक पिंजरा नजर आता है, जिसे सभी लोग बड़ी ही एहतियात के साथ खोलते हैं, लेकिन यह अंदर से खाली था। तभी स्टेन्स की नजर पेड़ों पर जाती है और देखता है कि यहाँ ऐसे बहुत सारे पिंजरे लटके हैं, शायद जिनके अंदर किसी जानवर को बंद करके आसमान से फेंका गया होगा, लेकिन इन्हें ऊपर से फेंकने वाला कौन है यह कोई नहीं जानता। इसी बात का पता लगाने के लिए सभी लोग आगे बढ़ते हैं। तभी मुम्बासा एक लकड़ी से ठोकर खाकर जमीन पर गिर जाता है, दरअसल जो एक बेहद खतरनाक ट्रैप था, और अचानक हर तरफ से उन पर हमला होने लगता है। अब सभी लोग खुद को उन नुकीली लकड़ियों से बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन भागते वक्त इजाबेल उस ट्रैप में फंसकर एक गड्ढे में गिर जाती है, जिसके अंदर नुकीली लकड़ियां लगी थीं, लेकिन रॉयस वहां आकर उसे बचा लेता है। तभी
तभी स्कोप से देखने पर इजाबेल को उसकी लोकेशन का पता चल जाता है जिसने यह जाल बिछाया था। अब जब सभी लोग उसके पास जाते हैं तो देखते हैं कि यह शख्स यहाँ मरा पड़ा है। डॉक्टर एडविन उस बॉडी को एनालाइज करता है और बताता है कि यह बॉडी 2 हफ्ते पुरानी है। तभी निकोलाई को उसकी पॉकेट से एक डायरी मिलती है जिससे साबित होता है कि वह एक यूएस सोल्जर था। रॉयस समझ जाता है कि इसने यह जाल किसी और के लिए बिछाया था जो साइज में हमसे बहुत बड़ा है, लेकिन वह किसी तरह यहाँ से बच निकला और उसने इसे मार दिया। अब जब सभी लोग यहाँ से जाने लगते हैं तभी मुंबासा को लगता है कि शायद उन्हें कोई देख रहा है, लेकिन दिखाई न देने की वजह से वह उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। अब सभी लोग चलते चलते जंगल के किनारे तक पहुंच जाते हैं, लेकिन यहाँ का नजारा सभी के होश उड़ा देता है, क्योंकि जब ये लोग आसमान में देखते हैं तो पता चलता है कि यहाँ कई ऐसे ग्रह प्लैनेट्स हैं जिन्हें इन लोगों ने आज से पहले कभी नहीं देखा। यानी कि एक बात तो पक्की थी कि ये लोग पृथ्वी अर्थ से बहुत दूर आ चुके हैं। जिसके बाद रॉयस यहाँ से निकलने के लिए दूसरा प्लान बनाता है और सभी लोग एक बार फिर जंगल की तरफ लौटने लगते हैं। तभी एक ड्रोन उनके ऊपर से गुजरता है और अचानक कुछ जंगली जानवर उन पर हमला कर देते हैं। ये लोग भी पलटवार करते हुए उनमें से कई जानवरों को मार देते हैं। वहीं स्टेन्स बचकर भागने की कोशिश करता है क्योंकि उसके पास गन नहीं थी, लेकिन मुंबासा उसकी जान बचा लेता है। वहीं दूसरी तरफ एडविन के पीछे भी एक एलियन कुत्ता लपकता है, लेकिन इजाबेल निशाना लेकर उसे वहीं मार देती है। लेकिन इसी दौरान इजाबेल की गन में सिर्फ एक गोली ही बचती है, इसलिए वह खुद की जान लेने की कोशिश करती है, लेकिन तभी एक सीटी बजती है और सभी जानवर यहाँ से भाग जाते हैं। अब रॉयस को समझ आ चुका था कि इस जंगल में कोई है जो उनका शिकार करना चाहता है, इसलिए उसने कुत्तों को भेजा ताकि सभी लोगों को अलग होते ही वह उनका शिकार कर सके। तभी मुंबासा नोटिस करता है कि उनका एक साथी गायब है। अब अचानक उन्हें कुचीलों की आवाज सुनाई देती है जो मदद के लिए चिल्ला रहा था। पास जाकर देखने पर पता चलता है कि वह जख्मी है। इजाबेल उसकी मदद करने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन रॉयस उसे रोक लेता है क्योंकि उसे शक था कि शायद हमें फंसाने के लिए यह कोई ट्रैप हो सकता है। तभी वह एक पत्थर उठाकर कुचीलों की तरफ फेंकता है और पता चलता है कि उसका शक सही था। अब सभी लोग फैसला करते हैं कि हमें कुचीलों को यहीं छोड़कर आगे बढ़ना होगा, वरना उसे बचाने के चक्कर में हम सभी लोग मारे जाएंगे। लेकिन इजाबेल उसे ऐसे दर्द में तड़पता छोड़कर नहीं जाना चाहती थी, इसलिए वह उसे गोली मार देती है। तभी हम देखते हैं कि कोई छिपकर उन पर नजर रख रहा है जो उनकी कही गई बातों को दोहरा रहा था। वहीं रॉयस को लगता है कि अगर हम भागे तो मारे जाएंगे, इसलिए बेहतर होगा कि हम उस शिकारी को ढूंढकर खत्म कर दें। जिसके बाद वह कुत्तों के पैरों के निशान फुटप्रिंट्स को फॉलो करते हुए आगे बढ़ता है और कुछ समय बाद ये लोग एक कैंप साइट पर पहुंच जाते हैं। यहाँ पहुंचकर ये लोग देखते हैं कि कुछ लाशें पेड़ से उल्टी लटकी हैं, जिनके शरीर से खाल तक खींच ली गई है और हर तरफ हड्डियों का ढेर लगा था। यानी कि इस ग्रह पर इंसान ही नहीं बल्कि जानवर और अन्य जीवों का भी शिकार किया जाता है, जिन्हें मारने के बाद पेड़ से उल्टा लटका देते हैं। तभी ये लोग अपने सामने एक बड़े से प्रीडेटर को देखते हैं जो बंधा हुआ था। अब निकोलाई जैसे ही चेक करने के लिए उसके पास जाता है, वह प्रीडेटर जाग जाता है और बुरी तरह चिल्लाने लगता है। जिसके बाद इजाबेल सभी को यहाँ से भागने के लिए कहती है। तभी मुंबासा पर कोई हमला कर देता है और मौके पर ही उसकी मौत हो जाती है। वहीं रॉयस को कुछ अजीब सी आकृतियां दिखाई देती हैं और वह उन पर गोलियां चलाने लगता है, साथ ही अपने साथियों को यहाँ से भागने के लिए कहता है। जिसके बाद सभी लोग अपनी जान बचाकर यहाँ से भागने लगते हैं, क्योंकि एलियंस के एडवांस हथियारों का सामना कर पाना आसान नहीं था। अब ये लोग पहाड़ी से लुढ़कते हुए एक छोटे झरने में जाकर गिरते हैं और तैरते हुए किसी सुरक्षित जगह की तरफ बढ़ने लगते हैं। तभी एक ड्रोन उड़ता हुआ उनके ऊपर से गुजरता है और उनकी लोकेशन के बारे में पता करके वापस कैंप की तरफ लौट जाता है। यहाँ हमें पता चलता है कि इस जगह एक नहीं बल्कि 3 शिकारी प्रीडेटर्स हैं। वहीं ये लोग झरने के पास एक गुफा में छिप जाते हैं। हालांकि रॉयस अब उन एलियंस के बारे में जान चुका था, इसलिए वह सभी को उसका साथ देने के लिए कहता है। जिसके बाद सभी लोग फिर से जंगल में जाकर छिप जाते हैं। तभी इजाबेल स्कोप की मदद से उन्हें देख लेती है। जिसके बाद ये लोग डॉक्टर एडविन को चारा बनाकर उनके सामने भेजते हैं और जैसे ही प्रीडेटर उसका पीछा करता है, इजाबेल उसे गोली मार देती है। पास जाकर देखने पर पता चलता है कि यह प्रीडेटर नहीं था, बल्कि उन्हीं की तरह आसमान से फेंका हुआ एक क्रिएचर था। वहीं इजाबेल देखती है कि उसका निशाना तो चूक गया था, फिर गोली किसने चलाई। तभी अचानक रॉयस के पीछे एक अदृश्य इनविजिबल हंटर प्रकट होता है, जिसने उस क्रिएचर को मारा होता है। अब जब वह अपना हेलमेट निकालता है तो पता चलता है कि यह कोई एलियन नहीं है बल्कि एक इंसान है। वह अपना नाम नोलैंड बताता है और कहता है कि मैं उन प्रीडेटर्स से किसी तरह बच निकला था। नोलैंड बताता है कि इन प्रीडेटर्स के सूंघने और सुनने की शक्ति बहुत ज्यादा है और अगर तुम्हें जिंदा रहना है तो चुपचाप मेरे साथ चलो। अब सभी लोग उसके पीछे पीछे चलने लगते हैं, जो उन्हें छिपाने के लिए एक पुराने और खराब पड़े शिप के अंदर लेकर जाता है। नोलैंड बताता है कि मैं भी तुम्हारी तरह आर्मी में था और पिछले कई सालों से मैं इस ग्रह पर फंसा हुआ हूँ। मैं अपने बैच में बचने वाला अकेला इंसान था और शायद अब तक 2 या 3 प्रीडेटर्स को मार चुका हूँ।
नोलैंड बताता है कि इन प्रीडेटर्स को शिकार करना पसंद है, इसलिए ये एलियंस इंसानों और जानवरों को पकड़ने के लिए अलग अलग ग्रहों पर जाते हैं और उन्हें किडनैप करके इस जंगल में छोड़ देते हैं। नोलैंड बताता है कि यहाँ दो तरह के प्रीडेटर्स हैं, छोटे और बड़े। जो बड़े वाले प्रीडेटर्स हैं वह छोटे वालों का शिकार करते हैं। तभी रॉयस पूछता है कि हम उनके अंतरिक्ष यान स्पेसशिप तक कैसे पहुंच सकते हैं। नोलैंड कहता है कि वहां जाने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि उसे उड़ा पाना हमारे बस की बात नहीं है। जिसके बाद वह सोने चला जाता है। अब सबके सो जाने के बाद रॉयस इजाबेल के पास जाता है और कहता है कि हमें उस स्पेसशिप को ढूंढना होगा जिसकी मदद से हम घर जा सकते हैं, लेकिन स्पेसशिप उड़ाने के लिए हमें उस गुलाम प्रीडेटर को आजाद करना होगा जिसके साथ हम सौदा करेंगे कि आजादी के बदले वह हमें पृथ्वी पर पहुंचा दे। अब ये लोग बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी यह जगह जहरीले धुएं से भर जाती है। रॉयस देखता है कि नोलैंड यहाँ नहीं है। दरअसल यह जहरीला धुआं उसी ने छोड़ा था ताकि वह उन्हें बेहोश करके उनके खाने का सामान लूट सके। अब जब काफी कोशिश के बाद भी दरवाजा नहीं खुलता तो रॉयस गन से फायर करता है। गोली चलने की आवाज से प्रीडेटर को उनकी लोकेशन के बारे में पता चल जाता है और वह जहाज पर आकर नोलैंड को मार देता है। वहीं रॉयस और बाकी सब इस जगह से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। तभी डॉक्टर एडविन उनसे अलग हो जाता है और प्रीडेटर उसे देख लेता है। इससे पहले कि वह डॉक्टर को मार पाता, निकोलाई उस पर हमला कर देता है और डॉक्टर अपनी जान बचाकर यहाँ से भाग जाता है। लेकिन निकोलाई यह लड़ाई हार जाता है, लेकिन मरने से पहले वह ग्रेनेड फोड़कर खुद को उस प्रीडेटर के साथ उड़ा देता है। वहीं बाकी सब लोग समय रहते उस जगह से बाहर आ जाते हैं। स्टेन्स को लगता है कि अब उनकी जान बच गई है। तभी एक और प्रीडेटर अपने असली रूप में आता है जो यहाँ पहले से ही मौजूद था। स्टेन्स उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन यह एलियन उसकी रीढ़ की हड्डी स्पाइनल कॉर्ड को ही बॉडी से अलग कर देता है। वहीं बाकी लोग मौका पाते ही यहाँ से भाग जाते हैं। तभी हम एक और एलियन को देख पाते हैं जो उनके पैरों के निशान को फॉलो करते हुए उन्हें ढूंढ लेता है। जिसके बाद हॉन्जो उस प्रीडेटर से मुकाबला करने के लिए अपनी तलवार बाहर निकालता है और बाकी लोगों को यहाँ से जाने के लिए कहता है। तभी हम देख पाते हैं कि प्रीडेटर और हॉन्जो के बीच आमने सामने की लड़ाई हैंड टू हैंड फाइट होती है, जिसमें वह एलियन हॉन्जो पर भारी पड़ रहा था। लेकिन हॉन्जो अपनी जान की परवाह न करते हुए उस प्रीडेटर को मारने में कामयाब हो जाता है, लेकिन इस लड़ाई में वह खुद भी मारा जाता है। वहीं हम रॉयस, इजाबेल और डॉक्टर एडविन को देखते हैं जो अपनी जान बचाकर भाग रहे हैं। तभी एडविन का पैर एक ट्रैप में फंस जाता है और उसकी बॉडी पैरालाइज हो जाती है। रॉयस इजाबेल से कहता है कि हमें एडविन को छोड़कर जाना होगा क्योंकि अब यह चल नहीं सकता, लेकिन इजाबेल उसके साथ रहना चाहती थी, इसलिए वह जाने से मना कर देती है। जिसके बाद रॉयस उन्हें छोड़कर आगे बढ़ जाता है। फिर वह उस एलियन से मिलता है जिसे प्रीडेटर्स ने गुलाम बना रखा था। रॉयस कहता है कि मैं तुम्हें आजाद कर दूंगा, लेकिन इसके बदले तुम्हें मुझे पृथ्वी पर छोड़ना होगा। यह एलियन इंसानों की भाषा समझ सकता था, इसलिए वह रॉयस के साथ सौदा कर लेता है। तभी रॉयस उसके हाथ पैर खोल देता है, जिसके बाद वह स्पेसशिप को ऑन इन करके उसमें पृथ्वी की लोकेशन सेट कर देता है। वहीं हम एडविन और इजाबेल को देखते हैं जिन्हें उस प्रीडेटर ने किडनैप कर लिया है। वह उनकी बलि देने के लिए उसी जगह लाता है जहां रॉयस था, लेकिन वह दोनों प्रीडेटर्स आपस में ही लड़ने लगते हैं, जिसका फायदा उठाकर रॉयस शिप की तरफ भागने लगता है। वहीं बड़ा वाला प्रीडेटर उस गुलाम प्रीडेटर को मार देता है और वह उसके स्पेसशिप को भी उड़ा देता है जिसके अंदर रॉयस था। वहीं हम इजाबेल और एडविन को देखते हैं जो एक गड्ढे के अंदर फंसे हुए हैं। हालांकि अब एडविन की बॉडी से पैरालाइज का असर खत्म हो चुका है। तभी एडविन अपना असली रंग दिखाना शुरू करता है और उस जहरीले चाकू से इजाबेल की बॉडी में कट लगा देता है, जिससे इजाबेल की बॉडी भी फालिजग्रस्त पैरालाइज होने लगती है। यहाँ हमें पता चलता है कि एडविन कोई डॉक्टर नहीं था, बल्कि वह तो एक कातिल है जो पृथ्वी पर बेवजह लोगों को मारा करता था। इसलिए वह इस ग्रह पर रहकर प्रीडेटर्स का साथ देना चाहता था। एडविन मुस्कुराकर कहता है, अब तो तुम समझ ही गई होगी कि मुझे यहाँ क्यों लाया गया है। लेकिन इससे पहले कि वह इजाबेल को मार पाता, तभी रॉयस वहाँ आ जाता है जो दरअसल उस स्पेसशिप पर गया ही नहीं था। वह उन दोनों को गड्ढे से बाहर निकालता है। हालांकि जहर के असर से इजाबेल कुछ बोल नहीं पाती, इसलिए एडविन रॉयस से झूठ बोलकर उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन रॉयस उसे उसी के चाकू से मार देता है। जिसके बाद वह एलियन को फंसाने के लिए एक जाल बिछाता है। अब जब वह प्रीडेटर एडविन को ढूंढते हुए उसके पास आता है तो समझ जाता है कि यह एक ट्रैप है। तभी वहाँ एक बड़ा धमाका होता है जिससे वह प्रीडेटर दूर जाकर गिरता है। वहीं रॉयस अपने शरीर पर मिट्टी का लेप लगाकर उस एलियन से मुकाबला करता है ताकि वह उसकी बॉडी हीट को महसूस न कर सके, लेकिन यह एलियन अभी भी उसकी दिल की धड़कन सुन सकता था। इसलिए वह रॉयस पर हमला कर देता है और उसे मारने के लिए अपना हथियार निकालता है। तभी इजाबेल किसी तरह अपनी गन उठाती है और उसे गोली मार देती है, जिसके बाद रॉयस उस प्रीडेटर का सर धड़ से अलग कर देता है और इस तरह ये तीनों एलियंस मार जाते हैं। अब जब सुबह होती है तो रॉयस और इजाबेल आसमान की तरफ देखते हैं
जहां आसमान में उन्हें कई सारे पैराशूट्स नजर आते हैं, यानी कि मौत का खेल एक बार फिर शुरू हो चुका है। तभी रॉयस कहता है कि चलो अब हम घर जाने का रास्ता ढूंढते हैं, और इसी के साथ यह मूवी समाप्त होती है। यह फिल्म हमें सिखाती है कि डर आपको कमजोर नहीं करता, अगर उसे काबू करना आ जाए तो यही डर आपको बचा भी लेता है। दुश्मन का तरीका समझ लेना जंग जीतने का आधा हिस्सा होता है। रॉयस ने शिकारियों के उसूल नियम समझकर प्लान बनाया। कभी कभी दुश्मन आपके सामने नहीं, आपके अंदर होता है। एडविन जैसे लोग बताते हैं कि असल खतरा प्राणी नहीं, इंसान ही हो सकता है। प्रेडेटर्स यह फिल्म 2010 में रिलीज हुई और इसका बजट लगभग $40 मिलियन था। बॉक्स ऑफिस पर इसने लगभग $127 मिलियन का बिजनेस किया और इसे 6.4 की IMDb रेटिंग मिली।